हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने मगध साम्राज्य में वज्र गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. महापद्मनंद, डी. अजातशत्रु। सही जवाब है डी. अजातशत्रु। स्पष्टीकरण: अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में वज्र गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। मगध के पड़ोस में स्थित वज्र संघ 8 कुलों का एक संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी, झात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्र संघ की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण नगर था। कालांतर में आपसी वैमनस्य के कारण लिच्छवियों की एकता एवं अजेयता नष्ट हो गई। अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर इसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ए. ब्यास, बी. सतलज, सी. रावी, डी. घग्गर। सही जवाब है सी. रावी। स्पष्टीकरण: हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी, वर्तमान शहीवाल जिले में है। हड़प्पा में ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहली जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दी। 1856 में व्रंटन बंधुओं ने हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को स्पष्ट किया। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य आरंभ करवाया। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ए. भीमराज प्रथम, बी. भीमदेव, सी. मूलराज, डी. जयसिंह सिद्धराज। सही जवाब है बी. भीमदेव। स्पष्टीकरण: महमूद गजनवी के भारत पर 16वें हमले 1024 ईस्वी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने करवाया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग किया। 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. बाबर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी. बाबर। स्पष्टीकरण:
मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन तुर्की युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण किया था। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, अफगान एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ए. बदायूनी, बी. अबुल फजल, सी. अहमद यादगार, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण: 2 भागों में विभाजित यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। इसके एक भाग में बाबर का इतिहास तथा दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। किस वर्ष में डच भारत आए? ए. 1603, बी. 1605, सी. 1610, डी. 1615। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई। डच हालैंड के निवासी थे। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजार में सीधा प्रवेश प्राप्त करना ही डच्चों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। डच्चों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टम में खोला। मछलीपट्टम से डच लोग नील का निर्यात करते थे। मित्र मेला का बाद का पुनर्नामकरण हुआ। ए. अनुशीलन समिति, बी. अभिनव, भारत समिति, सी. युगांतर, डी. निबंधमाला। सही जवाब है बी. अभिनव, भारत समिति। स्पष्टीकरण: विनायक दामोदर सावरकर 1883 से 1966 ने 1899 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में ही अपने मित्रों के सहयोग से मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। 1904 ईस्वी में इस संगठन का नाम अभिवन भारत समिति सभा, न्यू इंडिया सोसाइटी रखा गया। दामोदर सावरकर 1906 में लंदन में अध्ययन के दौरान फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन करने लगे। स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई? ए. चौरी चौरा, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. साइमन कमीशन का आगमन, डी. बारदोली सत्याग्रह। उपरोक्त में से कोई नहीं। स्पष्टीकरण: स्वराज पार्टी की स्थापना गांधीजी के असहयोग आंदोलन 1920-22 ईस्वी की असफलता के परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1923 को की गई। परिवर्तनवादियों चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। बंगम मांझी नेता था। ए. हरिबाबा आंदोलन, बी. सत्यधरम, सी. सफाहोर, डी. सरदार आंदोलन। सही जवाब है सी. सफाहोर। स्पष्टीकरण: सन 1930 ईस्वी में गुमई, बोकारो के बोरोबेरा गांव के बंगम मांझी के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन चला। पुनर्जागरण आंदोलन का ही अगला चरण सफाहौर आंदोलन माना जाता है। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की। ए. जतरा उरांव, बी. शिबू उरांव, सी. ठेबले उरांव, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए. जतरा उरांव। स्पष्टीकरण:
टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा उरांव के नेतृत्व में एक धार्मिक पंथ के रूप में हुआ था, जिसने एकेश्वरवाद, मांस मदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की। इस आंदोलन का मुख्य क्षेत्र घाघरा, किशुनपुर, चैनपुर, रायडीह, सिसई, कुडू, मांडर आदि थे। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ए. निकोलस कोपरनिकस, बी. जे. केपलर, सी. गैलीलियो, डी. इमैनुअल कांट। सही जवाब है ए. निकोलस कोपरनिकस। स्पष्टीकरण: सन 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के अपने कट्टरपंथी सिद्धांत को विस्तृत किया, जिसमें कहा कि पृथ्वी अन्य ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर घूमती थी। आर्द्रता परिणाम है ए. वाष्पीकरण का, बी. वाष्पोत्सर्जन का, सी. ऊष्मा की उपस्थिति का, डी. हवा में नमी की उपस्थिति का। सही जवाब है ए. वाष्पीकरण का। स्पष्टीकरण: आर्द्रता वाष्पीकरण का परिणाम है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता की प्राप्ति महासागरों, झीलों, नदियों, हिम क्षेत्रों तथा हिमानियों से होने वाले वाष्पीकरण द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है? ए. पॉट होल, बी. सिंक होल, सी. ब्लो होल, डी. प्लाया। सही जवाब है बी. सिंक होल। स्पष्टीकरण: एक सिंक होल, जिसे सेनॉट, सिंक, सिंक होल, स्वैलेट, स्वॉलो होल या डोलन के रूप में भी जाना जाता है, सतह की परत में किसी प्रकार के पतन के कारण जमीन में एक अवसाद या छेद है। इसका निर्माण अधिकांश कार्स्ट प्रक्रियाओं के कारण कार्बोनेट चट्टानों का रासायनिक विघटन या घुटन प्रक्रिया द्वारा होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। ए. आसाम और नागालैंड में, बी. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, सी. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, डी. आसाम और केरल में। सही जवाब है बी. ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। स्पष्टीकरण: भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी अर्थात भावर एवं तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भाग में मिलता है। इसमें पाए जाने वाले वृक्षों में साल, सागवान, चंदन, शीशम आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है? ए. लौह, अयस्क, बी. कोयला, सी. कायनाइट, डी. मैंगनीज। सही जवाब है डी. मैंगनीज। स्पष्टीकरण: भारत मैंगनीज का विश्व में सर्वाधिक भंडारक है। मैंगनीज एक बहुमूल्य खनिज है जिसका उपयोग लोहे से इस्पात बनाने में, अनेक रसायन उद्योगों में तथा शीशा और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग चढ़ाने में किया जाता है। इस खनिज का 14 करोड़ टन का भंडार भारत के 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया गया है। अन्य उत्पादक राज्य हैं ओडिशा,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा आदि। भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. आंध्र प्रदेश, सी. झारखंड, डी. राजस्थान। सही जवाब है बी. आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण: भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव आंध्र प्रदेश में है। इस मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आई मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाली विक्षालन प्रक्रिया से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति कम रह जाती है। ये मृदा पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष वृहत विभाजक या जनांकिकीय विभाजक के नाम से जाना जाता है? ए. 1911, बी. 1921, सी. 1931, डी. 1941। सही जवाब है बी. 1921। भारत में 1921 ईस्वी का जनगणना वर्ष वृहद विभाजक या जनांकिकीय विभाजक के नाम से जाना जाता है। भारत में जब से जनगणना शुरू हुई थी तब से सदा धनात्मक वृद्धि होती आई है। केवल सन 1921 ईस्वी में ही एक अपवाद 25,012 करोड़ जनसंख्या 0.30% वृद्धि है, जब वृद्धि ऋणात्मक रही। इसका कारण था इन्फ्लुएंजा, प्लेग, चेचक, हैजा आदि महामारी का प्रकोप तथा 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है? ए. आसाम में, बी. जम्मू कश्मीर में, सी. तमिलनाडु में, डी. राजस्थान में। सही जवाब है सी. तमिलनाडु में। टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ में निवास करती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए. जोन्हा, बी. हुंडरू, सी. दसम, डी. बूढ़ाघाघ। सही जवाब है डी. बूढ़ाघाघ। स्पष्टीकरण: बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ प्रपात लातेहार जिले के महुआटांड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 450 फीट 143 मीटर है। इसे लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। यह बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए. दामोदर घाटी, प्रदेश, बी. स्वर्णरेखा नदी, घाटी प्रदेश, सी. राजमहल, पहाड़ी प्रदेश, डी. पलामू, प्रदेश। सही जवाब है सी. राजमहल, पहाड़ी प्रदेश। स्पष्टीकरण: झारखंड में काली मिट्टी राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्टिक चट्टानों के ऋतुक्षरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरस अम्ल की कमी पाई जाती है। राजमहल में इस मिट्टी में धान तथा चना की अच्छी फसल उपजाई जाती है।